Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great and all are fine. तो हम आज लेने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गोस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ, सीधा टॉपिक पे चलूंगी। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको नहीं बता रही कि गॉस लॉ क्या कहता है, ये मैं पिछले 3 से 4 वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप अगर समझना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द गॉस लॉ स्टेट्स एंड हाउ वी हैव टू यूज इट, सो आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में जा सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन। वो ये कहता है कि जब हमारे पास बेटा एक वायर है, क्या है, एक वायर है और वो इनफाइनाइट वायर है। कैसी वायर है? पतली सी वायर दैट इज इनफाइनाइट। जैसे ये वायर है मेरे पास, ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रही है। चलो, हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, ठीक। अब आप कहोगे इनफाइनाइट वायर मतलब कितनी? आसमान तक जा रही है और नीचे धरती बहुत लंबी जा रही है? नहीं, इतनी बड़ी वायर की बात नहीं हो रही। इनफाइनाइट का यहाँ पर ये मतलब है कि अगर ये वायर है मेरे पास लंबी और मुझे इस पॉइंट पर, जो कि इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन, बच्चा ये वायर, इसका परपेंडिकुलर प्लेन मेरा हाथ हो गया, मेरा राइट हैंड, दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेन ऑन दिस वायर। ये वायर है, इसके परपेंडिकुलर मतलब ये, तो ये एक ऐसा प्लेन है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन में ये वाला जो बोर्ड का प्लेन है, अगर वायर ऐसी है तो बोर्ड का प्लेन क्या हो गया, परपेंडिकुलर प्लेन। ओके, और वायर क्या है, चार्ज्ड है। लेट अस सपोज दैट देयर इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द वायर। समझ आगे, द पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। गेटिंग माई पॉइंट? सो एक इनफिनिट वायर दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब इनफिनिट का क्या मतलब है बेटा? अगर मैं इस प्लेन, जो कि मेरा बोर्ड का प्लेन है, जो कि मेरा इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन है जी, इस प्लेन के किसी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट P एंड आई हैव टू फाइंड, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट दिस पॉइंट P। मानो मैं कहूं कि वायर मेरे पास बहुत लंबी है, जैसे मैं कहूं मेरे पास 10 मीटर की वायर है। कितनी वायर है? 10 मीटर की। और मैंने क्या करना है, 0.002 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पर, इस वायर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो वायर हमारी 10 मीटर और वो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बहुत ही छोटा। मतलब जिस डिस्टेंस पे मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये डिस्टेंस, इस P पॉइंट का डिस्टेंस वायर से बहुत ही ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो इस डिस्टेंस के लिए इस पॉइंट पर अगर मैं अपनी आंख रखूंगी, जो कि बहुत पास है, ये लंबा और ये डिस्टेंस बहुत पास, ये 2 मिलीमीटर, ये 10 मीटर्स। समझ आ गई? तो इस पॉइंट पे जब मैं देखूंगी तो मुझे लगेगा इधर इधर वायर है, और नीचे भी क्या है, वायर है। मतलब जब हमारी लेंथ वायर की बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट के लिए ये वायर इनफिनिट है। ऑल्दो ये वायर तो 10 मीटर की है, कोई अनंत तक नहीं है ये वायर, पर जिस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो पॉइंट को क्या लग रहा है, बेचारे उस पॉइंट को लग रहा है कि ये वायर तो लंबी है बहुत। क्यों? क्योंकि वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। समझ आ गई मेरी बात? जैसे अब मैं आपको ये कहूं कि बहुत बड़ा पहाड़ है, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा माउंटेन, ठीक है, जो मुझे दिखता जा रहा है और मैं बिल्कुल नीचे बैठी हूं उसके। तो मैं जब देखूंगी उसके बिल्कुल पास हूं, तो मैं देखूंगी कि मुझे तो ऊपर तक माउंटेन ही लग रहा है, तो मैं कहूंगी ये माउंटेन तो इनफिनाइट है। बट एक्चुअली में वो माउंटेन की कुछ सर्टेन हाइट है, मैं उसके बहुत पास हूं, जिसकी वजह से मुझे देखने में क्या लग रहा है कि माउंटेन ही माउंटेन है। तो यहां पर भी इस पॉइंट को ये लग रहा है कि ऊपर भी बहुत वायर, नीचे उसको लग रहा है पूरी दुनिया ही वायर है। क्यों? क्योंकि वो इस लंबी वायर के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो इनफिनिट का मतलब है एक्चुअल में तो वायर फाइनाइट है, पर इस बेचारे को धोखा हो रहा है कि वायर क्या है, इनफिनिट है। चलो, तो मुझे इस इनफिनिट वायर की वजह से, ओके, इस P पॉइंट पर, जो कि उसके परपेंडिकुलर प्लेन पर x डिस्टेंस या r डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने आपको कहा था कि जब तो चार्जेस हैं या डिस्क्रीट चार्जेस हैं, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकती हूँ बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ।
पर अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, मैंने कहा इन्फिनिट वायर विद कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इस कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कौन आ रहा है? गॉस लॉ। गॉस लॉ कहेगा यस आई एम हियर, क्योंकि हमारे पास क्या होगी? ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने आपको बताया था गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है गॉसियन सरफेस। बेटा हमें क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक ऐसा 3D क्लोज्ड सरफेस जिस पे हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। सिंपल। तो मैंने कहा था एक ऐसा गॉसियन, पिछली वीडियो में बताया था ना आपको कि एक ऐसा गॉसियन सरफेस लो जो गॉसियन सरफेस इस पॉइंट P से गुजरता हो, ओके, सिमेट्रिकल हो। मैंने बताया था इसके सारे रीजंस कि क्यों हम ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो मैं क्या करती हूं, एक ऐसा गॉसियन सरफेस ले लेती हूँ, सिमेट्रिक चाहिए तो सिलेंडर ले लिया, ये लो, एक ऐसा सिलेंडर लिया जो कि इस P पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब उस सिलेंडर की रेडियस भी क्या है? R है बेटा, और उसकी लेंथ फाइनाइट है जो मैंने अपनी मर्जी से ले ली 10, सॉरी जो मैंने अपनी मर्जी से ले ली L। तो एक ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जो कि इस P पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां से पास हो रहा है और एक सिमेट्रिक है। इट इज अ सिलेंडर ना, सिलेंडर इज अ सिमेट्रिक डायग्राम, वी नो दैट। ठीक, तो अब हमारे पास गॉस लॉ ये कहता है कि ये हो गया गॉसियन सरफेस, तो दिस सिलेंडर इज गॉसियन सरफेस फॉर अस। तो गॉस लॉ ये कह रहा है बेटा कि इस गॉसियन सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होएगा, अब ये जो पूरा गॉसियन सरफेस है ना, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर में 3 सरफेसेस है। कौन कौन से? ऊपर वाला सरफेस, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस और कर्व्ड फेस। ये सिलेंडर है तो इसका ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस और इसका कर्व्ड फेस, 3 सरफेसेस हो गए इसके। ठीक है जी। दूसरी बात, इसके पास है 3 सरफेसेस। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, अब मैं यहां पर ये कहती हूं कि अच्छा और एक बात, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ इस तरह से होने वाली है। इस पॉइंट भी क्या होगी? अवे। और टेढ़ी मेढ़ी क्यों नहीं है? यूनिफॉर्म क्यों? एक तो अवे है और मैंने यूनिफॉर्म बनाई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। ये यूनिफॉर्म क्यों है बेटा? यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉन्टिन्यूअस है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई? मेरे पास अवे आई। गेटिंग? उसके बाद देखिए, तो अब मैं ये इस तरफ भी होंगी, ये होगी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, गॉस लॉ मुझे ये कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय द नेट चार्ज इनसाइड इट, जो उसके अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा था कि इसमें हम मीडियम क्या लेंगे? एयर। तो परमिटिविटी भी क्या आएगी? एयर की ही आएगी। अनटिल अनलेस यू आर गिवन इन द न्यूमेरिकल कि आपको ये मीडियम लेना, तो उसकी परमिटिविटी डाल देना, कोई फर्क नहीं है हमारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में। ठीक है जी। और हमें पता है कि फ्लक्स होता क्या है? इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E डॉट ds। ओके, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स है तो ये हमने लगा दिया। इसका मतलब इस इक्वेशन से हम E निकाल सकते हैं इस पॉइंट P पर। कैसे? यही तो बात है ना, कैसे निकालनी है। ठीक, सबसे पहले तो आप ये देखो, हमें E डॉट ds का इंटीग्रल लेना है। पहले तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स निकालेंगे, इस सरफेस के लिए निकालेंगे, इस सरफेस के लिए निकालेंगे इस फॉर्मूला से, और फिर कहेंगे कि जो इन तीनों की जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर आनी चाहिए? Q नेट ओवर एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसकी टोटल फ्लक्स और इसकी टोटल फ्लक्स क्या होगी? इसकी फ्लक्स, फर्स्ट सरफेस की फ्लक्स, सेकंड सरफेस की फ्लक्स और थर्ड सरफेस की फ्लक्स, ऊपर वाले की फ्लक्स, नीचे वाले की फ्लक्स और कर्व्ड सरफेस की फ्लक्स। इन तीनों फ्लक्स का सम क्या होएगा? वो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ? इट मस्ट बी इक्वल्स टू Q नेट ओवर एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। चलो, इसके अंदर कितना चार्ज है वो बाद की बात है। सबसे पहले तो हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स होता है E डॉट ds। चलो पहले सरफेस फर्स्ट के लिए बात करते हैं। फॉर सरफेस नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमने किसकी बात की? पहले सरफेस की बात की बेटा। पहले सरफेस में ये रहा सरफेस, तो इसका, चलो ये रहा सरफेस हमारे पास, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये रहा सरफेस। ओके, इस सरफेस का, ये सरफेस है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होगा?
या मैं ऐसे कहूँ इस सरफेस के ऊपर ये छोटा सा ds है, तो इस ds का ये सरफेस, इसके ऊपर ये छोटा सा ds, तो इस ds का परपेंडिकुलर क्या होगा? ये सरफेस है तो परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, पर मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर इज ऑलवेज आउटवर्ड्स। तो ये हो गया मेरे पास ds कैप। समझ आ गई? इस सरफेस का एक छोटा सा सरफेस लिया, उस छोटे से सरफेस का परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, पर नीचे वाला कंसीडर नहीं करते, हमेशा उस सरफेस से बाहर निकलने वाला कंसीडर करते हैं, आउटवर्ड वाला नॉर्मल होता है। तो इस ds के ऊपर नॉर्मल हो गया ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है इस सरफेस के ऊपर? ऐसे, क्योंकि मैंने कहा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, इस तरह से है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस ऊपर, ds कैप ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? इट इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब फर्स्ट सरफेस के लिए E डॉट ds क्या होगा? इट इज E ds cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम, cos 90। और cos 90 क्या होता है? 0। तो E डॉट ds क्या आ गया मेरे पास? 0। और हमें पता है फ्लक्स क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds ओवर द, क्योंकि पहले सरफेस का फ्लक्स है तो यहाँ पे फर्स्ट सरफेस S1 डाल दिया मैंने, उसका इंटीग्रल। क्योंकि E डॉट ds ही 0, तो उसका सरफेस इंटीग्रल ओवर दिस फर्स्ट सरफेस S1 विल ऑल्सो बी 0। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस इज 0, मतलब इस सरफेस का कोई फ्लक्स नहीं है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सेकेंड सरफेस की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं? फॉर सरफेस सेकेंड। हाँ जी बेटा, अगर मैं यहाँ पर सेकेंड सरफेस की बात करूं, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ds नीचे, ds ऊपर भी हो सकता है, ये रहा सरफेस, तो ds ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज आउटवर्ड। इसका क्या होगा? हमेशा बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं, तो इट इज आउटवर्ड। तो ये रहा ds कैप और ये रहा E। फिर से E डॉट ds comes out to be 0, क्योंकि E डॉट ds है 0, तो उसका सरफेस इंटीग्रल ओवर दिस सरफेस इज ऑल्सो 0। और सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds ओवर दिस सरफेस S2 इज इक्वल्स टू फ्लक्स अलोंग S2 सरफेस। ये सरफेस S2 है ना, ठीक है, क्योंकि ये ही 0 E डॉट ds, तो इंटीग्रल ऑफ 0 ओवर द सरफेस S2 इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब ये 0 और ये है क्या? फ्लक्स थ्रू S2। तो इसका मतलब फ्लक्स थ्रू X2 इज 0। इसका मतलब ये सरफेस भी बेचारा क्या रह गया? खाली का खाली। मतलब ना ही तो इस सरफेस पे कोई फ्लक्स है, नेट फ्लक्स, और ना ही तो इस सरफेस पे कोई फ्लक्स है। ठीक, अब रह गया कर्व्ड सरफेस की फ्लक्स को निकालना। तो अब मैं यहाँ पे कहती हूँ फॉर सरफेस नंबर 3। चलो अब मैं यहां पर कहती हूं फॉर सरफेस नंबर 3, ये कर्व्ड सरफेस। इस सरफेस पे मैंने एक छोटा सा ds लेना है, उस ds का ds कैप निकालूंगी और E निकालूंगी, उनके बीच का एंगल देखूंगी, E डॉट ds कैलकुलेट करूंगी, उसका सरफेस इंटीग्रल लूंगी इस सरफेस के लोग, तो इस सरफेस के लोग फ्लक्स आ जाएगी। ऐसे तो करते हैं, देखो ध्यान से। तो मैंने वो जो अपना ds लेना है इस पॉइंट से को कंटेन करता हुआ लिया, तो ये छोटा सा ds, ये कर्व्ड सरफेस, छोटा सा ds, इसका नॉर्मल भी क्या होगा? ये ऑफ कोर्स ये मेरे पास अगर वो है इसका छोटा सा सरफेस ऐसे यहाँ पे लिया, तो उसका नॉर्मल भी क्या है? इधर, और E भी क्या है? इधर। दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्रीज। इसका मतलब थर्ड सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो सरफेस इंटीग्रल थ्रू S3 किसका? E डॉट ds का। और E डॉट ds क्या होता है? E ds cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, और cos 0 क्या होता है? 1। समझ आ गई? तो इसका मतलब ये आ गया E ds का इंटीग्रल ओवर द सरफेस S3। तो ये होगा मेरे पास बेटा E, क्योंकि इस सरफेस पे कांस्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था कि E आप सरफेस ऐसा बनाओ जिसके हर एक पॉइंट पर E क्या हो? कांस्टेंट हो। तो E आ गया हमारा बाहर, ये रह गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। तो ये क्या है? टोटल सरफेस। और हमें पता है एक सिलेंडर का सरफेस क्या होता है? कर्व्ड। इसका ये इस कर्व पोर्शन का एरिया क्या है? 2 pi RL। सो इट इज 2 pi RL। R इज द रेडियस, L इज द लेंथ। तो मेरे पास फ्लक्स आ गया थर्ड सरफेस के लोग 2 pi RL, इसका इंटू E। समझ आ गई? इसका मतलब मेरे पास इस पूरे सिलेंडर का टोटल फ्लक्स क्या आया बेटा? टोटल फ्लक्स इज द फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस दैट इज 0, प्लस थ्रू द सेकंड सरफेस दैट इज 0, प्लस थ्रू द थर्ड सरफेस दैट इज नॉट 0, दैट इज 2 pi RL।
तो टोटल फ्लक्स इज 2 पाई आर एल, बट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स इज the total charge inside this cylinder divided by epsilon naught। अब इसके अंदर कितना चार्ज होगा ये निकालना रह गया। कितना चार्ज होगा बेटा, ध्यान से देखना। जब भी हमारे पास डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है ना, तब हमारे पास बेटा कितना चार्ज होगा वो हम कैसे निकालते हैं। अगर तो मेरे पास एक लाइन है, उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस चार्ज है, तो मैं एक टर्म यूज करती हूं दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है मेरे पास वो लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि इस लाइन पे अगर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, समझ आ गई। अगर L लेंथ में Q चार्ज है तो 1 यूनिट लेंथ में कितना होगा, Q अपॉन L। तो ये 1 यूनिट में जो चार्ज होता है इसको हम कहते हैं लैम्डा। समझ आ गई मेरी बात। इसका मतलब Q अपॉन L इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में, और हमारी लेंथ कितनी है इसकी, स्मॉल है। तो इसका मतलब ओके, इसका मतलब अगर लेंथ स्मॉल l में Q चार्ज है, ठीक है, तो लैम्डा क्या होगा, Q अपॉन L। यही होगा ना, अगर L में Q है तो 1 लेंथ में कितना होगा, Q अपॉन L, और यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है वो होता है लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ गया, Q अपॉन L। तो यहां से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। L को उधर धक्का मारो तो लैम्डा इंटू L। तो Q हमारे पास आ गया लैम्डा इंटू L। सो यहाँ पे हम Q की वैल्यू पुट करते हैं लैम्डा इंटू L। इन दोनों एक्सप्रेशन से L हमारा कैंसल, और हमारे पास यहाँ पे E भी था, सॉरी, तो हमारे पास आ गया E इंटू 2 पाई R इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहां से आ गया E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नोट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर और फ्रॉम द लाइन चार्ज हैविंग द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास E आ गया बेटा, E मेरे पास आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नोट। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लैम्डा भी एक गिवन वायर के लिए क्या है, कांस्टेंट है। उसका पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो तो चेंज नहीं हो रहा, जो यूनिट लेंथ में है वो चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो R पे डिपेंड कर रहा है, और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब अगर मैं R को बढ़ाऊंगी, जितना दूर जाऊंगी, E जो है मेरा उतना ही कम होता रहेगा। सो दिस इज द ग्राफ। ये देखो, ये हमारा ग्राफ होने वाला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, E और R इनवर्सली। मतलब जितना दूर जाओगे, P पॉइंट को लेके जाओगे, उतना ही E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती रहेगी। सो ये था हमारा आज का एक्सप्रेशन, जिसमें हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि कैसे यूज करते हैं, आज उसको यूज करके देख लिया। आई होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट में बताइए आपका कोई डाउट है, और हमें अप्रिशिएट कीजिए, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाइए, ताकि हम और अच्छे से मेहनत करके अपना 100 to 100% दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।